ओवर थिंकिंग और गट फीलिंग में क्या डिफरेंस है? गट फीलिंग एक तरीके का सिक्स सेंस है और ओवर थिंकिंग 24/7 चलती ही रहती है। इंसान कैसे डिसाइड करे कि उसके माइंड में जो चल रहा है गट फीलिंग है या ओवर थिंकिंग? गट फीलिंग को लेके आपको बस एक बार फील होगा पूरा दिन में, वो एक बार आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है आपके दिल में। कंटिन्यूसली थॉट्स आना दिमाग में ओवर थिंकिंग है। जो ओवर थिंक करते रहते हैं वो कभी एग्जीक्यूशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। गरजते बादल बरसते नहीं और बरसने वाले बादलों को गरजने की जरूरत ही नहीं होती है। बहुत ज्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला। पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के क्या तरीके होते हैं? आप जाइए अपने मम्मी पापा के पैर छुइए, ब्लेसिंग ले लीजिए, हो गई पॉजिटिव एनर्जी। मैनिफेस्टेशन इज लाइक जीपीएस, वो आपको रास्ता और डेस्टिनेशन बताएगा कि ये आपका गोल है, लेकिन आपको घर से बाहर निकल के अपनी गाड़ी निकाल के ड्राइव करके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। क्या ये पॉसिबल है इंसान को अपना फ्यूचर पहले पता चल जाए? कि मेरे बारे में इतनी अच्छी प्रिडिक्शन हुई है तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा तो मेरा बढ़िया सा हो जाएगा। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो आप पढ़ के गए थे। अनुष्का, आजकल एक टर्म चल रहा है 24 घंटे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम पीछे छूट जाएंगे। अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में आप सक्सेसफुल बनो, अपना बेस्ट दो, तो सबसे पहले आपको खुद को रिचार्ज करने की जरूरत है। दुनिया उन लोगों को बहुत कमज़ोर मान लेती है जो जल्दी से रो पड़ते हैं। तो जो इंसान रो नहीं रहा है वो अपनी सीने पे एक बहुत भारी सा पत्थर रख के बैठा है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। दिल खोल लिया होता है यारों के सामने तो हमें ना खोलना पड़ता औजारों के साथ। हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रशांत और प्रशी टॉक के एक और एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस एपिसोड में हमारी गेस्ट हैं एक ऑथर, जिनसे हम जानेंगे कि एक ऑथर की लाइफ कैसी होती है, जो बुक हम पढ़ रहे हैं इसके लिखने के पीछे की पूरी कहानी कैसी होती है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे आज की इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो बिना किसी देरी के मिलते हैं अनुष्का दत्ता से। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे एपिसोड में। थैंक यू सो मच। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ओवर थिंकिंग। लोगों के दिमाग में उल्टे सीधे ख्याल आते हैं, कुछ लोग उसको गट फीलिंग भी समझ लेते हैं। ओवर थिंकिंग और गट फीलिंग में क्या डिफरेंस है? गट फीलिंग एक तरीके का सिक्स सेंस है और ओवर थिंकिंग 24/7 चलती ही रहती है। एक तो ना आज हर चीज़ का कंट्रोल हमारे हाथों में, हमारे फ़ोन में है। हम एक्स्ट्रा कंटेंट कंज्यूम कर लेते हैं हद से ज़्यादा, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं होती है, और फिर ओवर थिंकिंग चलती रहती है। मान लीजिए आपने किसी और के लाइफ का कुछ देख लिया, अरे इसका ऐसा हो गया, उसका वैसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा ना हो जाए, वो ओवर थिंकिंग होती है। और सिक्स सेंस वो अपने आप आता है, वो हर टाइम फील नहीं होता है। इंसान कैसे डिसाइड करे कि उसके माइंड में जो चल रहा है गट फीलिंग है या ओवर थिंकिंग? डिसाइड करने का तो ऐसा होता है ना कि गट फीलिंग को लेके आपको बस एक बार फील होगा पूरा दिन में, कि आपको बार बार ऐसा फील नहीं होने वाला कि मुझे गट फीलिंग आ रही है, गट फीलिंग आ रही है। वो एक बार आपको स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है आपके दिल में। एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आना और कंटिन्यूसली थॉट्स आना दिमाग में, थॉट्स आना ओवर थिंकिंग है, और एक फीलिंग आना वो गट फीलिंग है। आपकी सेंसेस हैं जो आपको बता रहे हैं। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो मेरे दिमाग में चल रहा है वो 100% सही है, बट मेरी फैमिली, पेरेंट्स या लॉजिक के बिहेव भी अगर आप देखोगे तो लगता है नहीं, ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता है, बट गट फीलिंग अंदर से कहता है नहीं, यही पॉसिबल है। हमारी सोसाइटी बहुत सालों से एक पर्टिकुलर फ्रेम में चलती चली आ रही है। जैसे कि हमारे पेरेंट्स के टाइम पे एक पर्टिकुलर फ्रेम चलता था कि अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है तो आपकी लाइफ सक्सेसफुल हो गई है। अगर आपने घर गाड़ी जोड़ लिया है, मतलब 3-4 बेसिक नीड्स होती थी, रोटी कपड़ा मकान, आपके पास अच्छी जॉब है, आपका सब कुछ फुलफिल हो गया है। लेकिन अब लाइफ चेंज हो चुकी है, लोगों की ज़रूरतें अनलिमिटेड है, ना ख़त्म होने जैसी। और जब हम कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करते हैं तो वो हमारे पेरेंट्स को, हमारे आसपास के लोगों को रिस्की लगता है। अब जैसे अब आप देख लो तो पहले बहुत कम इंजीनियर्स होते थे, लेकिन अब इंजीनियर्स अनलिमिटेड है और उनके लिए उतनी जॉब्स भी नहीं है। और जितनी ज़्यादा लेबर बढ़ता चला जाता है, उनकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा कम होती चली जाती है। लोगों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उन्हें उतनी अच्छे से जॉब मिल भी नहीं रही होती है। तो अगर इंसान कुछ नया ट्राई करना चाहता है ना, तो इंसान नया ट्राई करने से अपने आप में सोचता है तो पहले तो वो खुद ही घबरा रहा होता है, फिर उसके आसपास के लोग उसको और डरा देते हैं कि ये परमानेंट नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है, अगर सक्सेसफुल नहीं हुए तो क्या होगा। तो सबसे पहली प्रॉब्लम तो ये होती है कि इंसान ट्राई करने से पहले ही हार जाता है। ट्राई करने तक की नौबत ही नहीं आती, क्योंकि इंसान
सोचता है कि हमें फिक्स चीज़ चाहिए, कंफर्टेबल लाइफ चाहिए, रिस्क नहीं लेना चाहता। और मैं मानती हूँ बिना थोड़े से रिस्क के आप लाइफ में कुछ बड़ा या अलग नहीं कर सकते हो। बट कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं ना जो ओवर थिंक करते रहते हैं, वो कभी एग्जीक्यूशन पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं एक बात महसूस करती हूँ जो कि मैं लाइफ में बोलती भी हूँ कभी। मतलब अगर ऐसा होता है ना कि गरजते बादल बरसते नहीं, और बरसने वाले बादलों को गरजने की ज़रूरत ही नहीं होती है। बहुत ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में इंसान को एक्शंस तो लेने ही होते हैं, और जिसके अंदर गट्स नहीं है अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के, एक्शन लेने के, फिर वो इंसान लाइफ के हर डिसीजन को लेके स्ट्रगल करेगा। उसको किसी भी चीज़ में कभी अपने ऊपर इतना बिलीव ही नहीं हो पाएगा कि मैं जो सोच रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। फिर वो करियर हो सकता है, वो लव लाइफ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है कि आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कि आपको करना क्या है। तो ऐसे इंसान को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। लोगों को अपने आप पे भरोसा करना सीखने की ज़रूरत है। कुछ तो इंसान को पे करना पड़ता है ना अपने ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए। इंसान के दिमाग में बहुत तेरे थॉट्स आते रहते हैं, बट जो एग्जीक्यूट कर देता है उसी को सक्सेस मिलती है। जैसे मैं मानती हूँ कि जो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है लाइफ का, वो आपकी ड्रीम ले लो, आप वो ले लो, कुछ भी कह सकते हो, वो सीढ़ी सबसे बड़ी होती है, वो सबसे डिफ़िकल्ट होती है। वो होता है कि आप अपने आसपास जो बाकी लोग फॉलो कर रहे हैं आप उससे बगावत कर रहे हो, आप अपना कुछ ट्राई कर रहे हो, और उसमें कोई आपको उतना सपोर्ट भी नहीं मिल रहा होता, क्योंकि सबको लगता है अरे ये कैसे हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। जब कोई नहीं कर पा रहा तो तुम कैसे कर लोगे, तुम अनोखे थोड़ी ना हो। तो वो पहली सीढ़ी सबसे ज़्यादा बड़ी, डिफ़िकल्ट, मुश्किल, और सबसे ज़्यादा ऐसा लगता है ना कि इंसान को अपने आप में भी हो रहा होता है कि हम गलत तो नहीं कर रहे हैं। पर जिस दिन इंसान है वो पहली सीढ़ी क्लाइम कर लेता है, बाकी रास्ता तो आसान हो जाता है। सबसे पहला स्टेप ही सबसे डिफ़िकल्ट होता है, डिसीजन लेना कि हाँ मुझे ये करना है। आपने भी अपने बुक में मेंशन करके रखा है कि आपको पानी से डर लगता था। हाँ। आपने एक डिसीजन लिया कि मुझे स्विमिंग सीखना है। हाँ। वाटर फोबिया, इसको एक बीमारी भी साइंस में बोला गया है, वाटर फोबिया। मुझे तो मतलब कुंडली में भी मेरे जलदोष था, मुझे बहुत बुरा वाला वाटर फोबिया था। बोट में बैठने से मैं डरती थी। बचपन में भी बैठी थी तो मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत परेशान किया था। उसके बाद जब कुछ सालों बाद मैं थोड़ी सी बड़ी हुई, फिर मुझे एक बार बैठाने की कोशिश की गई थी। बोट थोड़ी सी आगे बढ़ी भी नहीं थी और मैंने रोना धोना मचाया था, भाई मुझे उतार दो। तो मतलब मैं बहुत डरती थी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है ना जब आप अंदर से डिसाइड करते हो कि मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना है, इम्प्रूव करना है। खुद को चेंज करने में और इम्प्रूव करने में बहुत फ़र्क होता है। चेंज मतलब आप अपने एसेंस बदल रहे हो, इम्प्रूव मतलब आप खुद को बेहतर बना रहे हो। तो मैंने ये डिसाइड किया था नहीं, मुझे ऐसे नहीं रहना है, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है। और मेरी स्विमिंग सीखने की जर्नी इतनी आसान नहीं थी। मेरी इंस्ट्रक्टर आज भी हर नए इंसान को मेरा एग्जाम्पल देती हैं कि वही लड़की है जिसने डरते डरते स्विमिंग सीखी थी। मतलब मुझे पहले दिन ही मेरे इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कह दिया था सांस रोको, पानी के अंदर जाओ। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। जो लड़की बोट में ना बैठे आप उससे कह रहे हो कि सांस रोको और पानी के अंदर जाओ। एक हफ्ते के अंदर उन्होंने मुझसे बोट छीन लिया था, फ्लोट करने वाला। उन्होंने मेरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम पकड़ के मुझे ऐसे पानी में छोड़ दिया था। और मतलब अगर मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी, मतलब ऐसा नहीं है मैं कंप्लेन कर रही हूँ। अगर वो स्ट्रिक्ट ना होती तो मैं स्विमिंग ना सीख पाती। मैंने स्विमिंग सीखी, डर डर के सीखी। मैंने धीरे धीरे अपने डर को ओवरकम किया, पर मैंने किया। और जब मैंने किया ना, मैं सच बताऊँ, मुझे पानी के अंदर बहुत अच्छा लगता है। मैंने देखा है कि आज के सोशल मीडिया के ज़माने में ऐसा नहीं मान सकते हो कि जो आपके यूट्यूब फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स हैं, वो आपके डेली लाइफ में इन्वॉल्व हैं, बट लोग उनके बारे में ओवर थिंकिंग हमेशा करते रहते हैं। ओवर थिंकिंग सेहत के लिए फ़ायदेमंद होता है, या इससे इंसान ऐसा भी हो सकता है कि वो कुछ टाइम के बाद में पैरालाइज हो जाएगा ओवर थिंकिंग के चक्कर में? ओवर थिंकिंग करने से क्या होता है ना, आप सारी नेगेटिव एनर्जी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हो। ओवर थिंकिंग से भला तो नहीं हो सकता है आपका। आप मतलब आप खुद सोच के देखो, जब एक ओवर थिंकिंग, एक स्टेट ऑफ माइंड जो नेगेटिव है वो इंसान को डिप्रेशन तक लेके जा सकता है, तो एक पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड इंसान को कहाँ तक लेके जा सकता है। सही बात है। चॉइस है कि आप क्या चुनते हो। वैसे तो जहाँ तक रही बात फॉलोवर्स की, तो मैं मानती हूँ कि मैं कभी लोगों को खुश करने के लिए कुछ नहीं करती हूँ। मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ। अगर आप मुझे पसंद करते हो तो मतलब आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं सही इंसान हूँ, और अगर आप मुझे पसंद नहीं कर रहे हो तो आपके पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं सही इंसान नहीं हूँ। पर मैंने खुद को चेंज नहीं करना है। अगर आपको मैं अच्छी लग रही हूँ तो ओके, नहीं लग रही हूँ तो भी ठीक है, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सक्सेस एक जर्नी भी है।
टाइम के साथ वो लोग जो मेरे टाइप की सोच रखते हैं या जिनको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है या मेरी आइडियोलॉजी अच्छी लगती है, मेरी बुक्स अच्छी लगती हैं, वो धीरे धीरे अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। उसमें ऐसी कोई जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक बुक लिखा है मैजिक इनसाइड यू, ऑडियंस को क्यों पढ़ना चाहिए ये बुक? ये आपको आपकी लाइफ को ट्रांसफ़र करने के बारे में एक बहुत अच्छी इंसाइट देगी। ये मतलब मेरे चाइल्डहुड स्ट्रगल से लेके टीनेजर में मैंने कैसे सरवाइव किया और सारी चीज़ें, मतलब मेरा इंट्रो पूरा इसी बारे में है कि मैं एक इंट्रोवर्ट चाइल्ड थी और मैंने कैसे अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया है और कैसे चीज़ों को ओवरकम किया है। तो मुझे लगता है कि मेरे जैसा सेंसिटिव इंसान, मैं बहुत सेंसिटिव थी हमेशा से, बहुत ज़्यादा टची थी, तो मेरे जैसा इंसान कर सकता है तो और भी लोग कर सकते हैं। मतलब इस बुक में ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन या लाइफ जर्नी के बारे में मिलेगा। आपको वो मेरी लाइफ का निचोड़ जो अभी तक मैंने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, वो सारी चीज़ें आपको इस बुक पे मिलेंगी। और मुझे लगता है कि यंग एडल्ट्स के लिए, जो टीनेजर से 30s तक 35 तक जिनकी एज है, उनको तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी क्योंकि वो लोग भी इसी फेज से गुजरते हैं। आपने अपने बुक में बहुत जगह पे मेंशन किया है कर्मा के बारे में। हाँ कर्मा के बारे में आपने बहुत डिस्कशन किया है। आप कर्मा में बिलीव करते हो? हाँ, मैं कर्मा में 100% बिलीव करती क्या हूँ। होता है कर्मा? कर्मा क्या होता है ना कि अगर आपने कुछ किया है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, रिजल्ट उसका आपको बदले में मिलेगा। ओके। जैसे कि श्री कृष्ण को भील ने मार दिया था, तो भील को बड़ा अफसोस हुआ था। तो उनने श्री कृष्ण से बोला कि मुझसे तो कितना बड़ा पाप हो गया। तो श्री कृष्ण ने कहा कि किसी जन्म में मैं श्री राम था, तुम बाली बाली थे और मैंने तुम्हें पीछे से छुप के मारा था, तो ये मेरा कर्मा था, वापस आना ही था। तो जब भगवान को अपना कर्मा फुलफिल करना पड़ा, तो हम तो इंसान हैं, हमें करना ही पड़ेगा, हम उससे नहीं बच सकते। कर्मा लौट के आता है ये? हाँ, बिल्कुल आता है। ऐसा हो सकता है ना कि अगर आपने कोई बुरा कर्म किया भी हो किसी जन्म में, लेकिन अब आप में बहुत चेंजेस आ गए हैं, आप एक अच्छे इंसान हो गए, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो सकती है। मान लीजिए कि किसी के लाइफ में एक्सीडेंट लिखा हो, उसने कभी कुछ गलत किया हो, तो अब वो बहुत अच्छा इंसान हो गया, तो ये हो सकता है कि उसको कोई साइकिल हल्की सी टक्कर मार के चली जाए, वो भी एक तरीके का एक्सीडेंट है, पर उसको उतना भयानक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन उसने वो कर्मा कभी किया था, तो वो चीज़ टच करके तो ज़रूर जाएगी, उससे आप नहीं बच सकते हो। लोग सोचते हैं कि अभी हम नया दान पुण्य कर देंगे, जैसे कि अभी पास में कोई गलती हो गई या कोई मिस्टेक हो गई, तो हम पूजा पाठ करते हैं, हम नया दान पुण्य कर देते हैं, हमारे सारे पाप धुल जाएंगे, जाके गंगा स्नान कराते हैं। ऐसा नहीं होता है। अगर आप नए अच्छे कर्मा बनाते हो तो उसका रिजल्ट आपको अलग से मिलेगा, लेकिन अगर आपने पहले ऑलरेडी कोई खराब कर्मा कर दिया है तो उसको तो आपको काटना पड़ेगा ही। आप ब्लैक मैजिक में भरोसा रखते हो? मैं एनर्जीज पे भरोसा रखती हूँ जो कि अच्छी बुरी हो सकती हैं, और ब्लैक मैजिक एक बहुत बुरी एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, जो लोगों को नुकसान पहुंचा सकती है, उनको जिनको उस पर बिलीव है, जो सोचते हैं कि एक एनर्जी में इतना पावर है कि वो हमारे ऑरा को ब्रेक करके हमें नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसा होता है। मतलब कोई भी चीज़ आप मान लो, अच्छी एनर्जी भी है, बुरी एनर्जी भी है, और ब्लैक मैजिक के साथ तो सीन ये होता है कि अगर आपने किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो वो एनर्जी कभी ना कभी आपके पास लौट के वापस ज़रूर आनी है। ये आप कोई तांत्रिक ले लो, कुछ भी ले लो, कभी कभार तो वो लोग भी आपको बता देते हैं कि अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो तो आप इतना समझ के रखो, एक ना एक दिन तो वापस आना ही है। और बाकी जिनको ऐसा महसूस होता है ना कि होगा नहीं होगा, तो दो टाइप के लोग होते हैं, एक जो बिलीव करते हैं और एक जो बिलीव नहीं करते हैं। तो जो बिलीव नहीं करते हैं, जो सोचते हैं कि ये बकवास बातें हो ही नहीं सकता, तो पहली चीज़ तो वो उस खराब एनर्जी को ले ही नहीं रहे। तो जो ले ही नहीं रहे हैं उनको वो असर ही नहीं करेगी, वो तुरंत ही वापस चली जाएगी। तो तुरंत सामने वाले को सावधान हो जाना चाहिए जिसने भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। मतलब मैंने ऐसा लाइफ में एक चीज़ देखी थी कि मतलब मेरी एक फ्रेंड थी, उसको लगा कि किसी ने उसको कुछ कर दिया या ऐसा कुछ हुआ। फिर थोड़ी देर बाद, एक दिन बाद, उसने मुझे बताया कि मुझे जिनको लेके डाउट था ना, उन लोगों को चोट वोट लग गई, वो लोग गिर गए। मैंने कहा बहुत बढ़िया, तुमने लगता है ठीक से एनर्जी ली नहीं उन लोगों की, इसलिए वापस चली गई तुरंत ही। तो ये चीज़ होती है कि अगर आप नहीं मान रहे हो
पहली चीज़ तो ये होती है कि कोई मान नहीं रहा है तो उसको नहीं लगेगा, और दूसरी चीज़ ये होती है कि कोई ले नहीं रहा है, स्पिरिचुअल इंसान लेगा नहीं, और जब मान नहीं रहा है वो वैसे नहीं वैसे ले रहा उससे है। बिलीव ही नहीं है उसको। हाँ, और जो लोग सोचते हैं कि सामने वाले में इतनी पावर है, मैं मानती हूँ भगवान से ज़्यादा बड़ी पावर और कोई हो ही नहीं सकती। भगवान की जो लाइट है ना, वाइट गोल्डन लाइट होती है, उसके आगे ब्लैक लाइट की कोई वैल्यू नहीं है। तो इंसान को ये समझना चाहिए कि भगवान से बड़ी शक्ति दुनिया में कोई है ही नहीं। कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, आप बिलीव रखते हो गॉड पे। मतलब मैं लाइफ में ना, मैं सच बताऊं, मैंने बहुत सारे एक्सीडेंट्स फेस किए हैं लाइफ में, पर कुछ नहीं हुआ। मतलब वो तो ऐसी ऐसी चीज़ें हुई ना कि लोगों को सुन के हैरानी। एक बार मैं अपने घर में एकदम ऊपर से सीढ़ी, सेकेंड सीढ़ी से सीधा नीचे, मुझे एक खरोच नहीं आई, कुछ नहीं हुआ, बस थोड़ा सा मेरे पैर पे नील पड़ गई थी, लेकिन उतने ऊपर से गिरना मतलब फ्रैक्चर हो सकता है, सर फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं हुआ। पॉजिटिव एनर्जी से इंसान को क्या क्या बेनिफिट होता है और पॉजिटिव एनर्जी गेन करने के क्या तरीके होते हैं? आप जाइए अपने मम्मी पापा के पैर छूइए, ब्लेसिंग ले लीजिए, हो गई पॉजिटिव एनर्जी। लोग ध्यान करते हैं, योगा करते हैं एनर्जी गेन करने के वो लिए। यूनिवर्स से कनेक्ट करके पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको अगर सिंपली पॉजिटिव एनर्जी लेनी है, आप अपने घर में जाके किसी बड़े के पैर छू लीजिए, वो जो आशीर्वाद देते हैं, ब्लेसिंग ही तो है वो एक पॉजिटिव एनर्जी है। जब कोई आपके सर पे हाथ रख के बोले खुश रहो, वो एक पॉजिटिव एनर्जी होती है। बाकी जो लोग मेडिटेशन करने की कोशिश करते हैं, वो यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि हम वहाँ से भी भगवान से हम डायरेक्ट उनकी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी लेने की कोशिश करेंगे। माइंड पावर के बारे में आपको क्या लगता है? माइंड पावर हमारे मन की शक्ति है। माइंड पावर तो आप कैसे भी सोच सकते हो कि आपकी विल पावर कितनी है, क्या है, किसी वे में आप ले सकते हो। अब जैसे कि आप साइकोलॉजिकल वे में भी ले सकते हो, फिलोसफिकल वे में भी ले सकते हो कि एक माइंड में कितनी ज़्यादा पावर होती है। अब आप अगर मैनिफेस्टेशन ले लो तो माइंड पावर का ही खेल है कि आपके दिमाग में इतनी ताकत है कि आप उस चीज़ को अट्रैक्ट कर ले रहे हो, खींच ले रहे हो जो आप चाहते हो। मतलब मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, आस्क, बिलीव एंड रिसीव। तो उसके लिए इंसान को अपनी मन की शक्ति बहुत ज़्यादा लगानी पड़ती है कि आप उस चीज़ को अपनी तरफ खींच के अट्रैक्ट कर ले रहे हो जो भी आप मांगना चाहते हो। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि आपने भूल भुलैया मूवी देखी है? हाँ। फर्स्ट वाली जो सबसे अच्छी थी, फर्स्ट वाली। तो हाँ, देखी है। उसमें जो मंजुलिका का, मतलब जो अवनी का कैरेक्टर था, हाँ। उसने क्या किया था, उसकी वो माइंड की पावर थी कि वो लैंग्वेज जो उसको नहीं आती, वो डांस जो उसने कभी नहीं सीखा, वो चीज़ वो कर रही थी। कैसे कर रही थी उसको? एक तो आप साइकोलॉजिकल साइड ले सकते हो कि साइकोलॉजी में कहा जाता है कि इंसान जो जो देखता है वो कहानी गढ़ लेता है अपने दिमाग में, उसको वही सब दिखने लगता है और वही सब होने लगता है। ये साइकोलॉजिकल साइड है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल या फिलोसफिकल साइड देखने जाओगे तो आप ये महसूस करोगे कि उसने मंजुलिका के कपड़े पहने थे, उसने उसकी पायल पहनी थी। क्यों कहते हैं कि कोई मर जाए तो उसके कपड़े नहीं ऐसे किसी को दान देने चाहिए, या किसी और के कपड़े आप पहन रहे हो तो आप किसी और की एनर्जी पहन रहे हो। उसने मंजुलिका की एनर्जी पहन ली थी और वो सारी एनर्जीज उसने खींच ली थी। वो उस कमरे में गई थी और कहते हैं ना कि जैसे कि आपने जयपुर में देखा होगा, भांगड़ का फोर्ट है, एशिया का सबसे हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। तो वहाँ लोगों को बड़े अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं। किसी को लगता है कोई हमारी गला दबाने की कोशिश कर रहा है, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या है वो, वहाँ का ऑरा सही नहीं है, वहाँ की एनर्जी सही नहीं है। अब ये दो चीज़ों में होती है कि अगर आप साइकोलॉजी की नज़र से देखोगे तो लोगों को पता है कि वो जगह ठीक नहीं है। लोगों को लगता है कि वहाँ पे लोगों को भूत का एहसास होने वाला है, तो लोग पहले से सोच के जाते हैं अब कुछ गड़बड़ होगी, अब कुछ गड़बड़ होगी। तो कुछ लोगों का साइकोलॉजिकल साइड हो जाता है और बाकी जो लोग फील कर सकते हैं उनको वहाँ नेगेटिव एनर्जी फील होती है। एक ऐसी जगह जहाँ कोई हादसा हुआ था, कभी बुरा हादसा हुआ था, तो उसकी वजह से वहाँ की एनर्जी परमानेंट ख़राब हो चुकी है। अब ऐसा तो है नहीं कि वहाँ पूजा पाठ करके कोई एनर्जी सही करने की कोशिश की जा रही है। भाई ट्रैवल डेस्टिनेशन है, लोग भूत एक्सपीरियंस करने ही आ रहे हैं वहाँ, तो वैसे का वैसे ही है। बाकी उस अगर आप मूवी में भी देखें तो ये चीज़ साफ साफ दिखाई गई है कि उसमें अक्षय कुमार भी कहते हैं कुदरत का करिश्मा है कि उसने वो लैंग्वेज बोल ली जो उसको नहीं आती, उसने वो डांस कर लिया जो उसको नहीं आता। वो माइंड पावर है कि आपके माइंड में इतनी पावर है कि वो सब चीज़ों को खींच के अपने अंदर ले आ रहा है जो उसके अंदर है भी नहीं।
और माइंड पावर में एक चीज़ मैं आपको और बताती हूँ, जैसे कि कभी अगर आपने ऐसा महसूस किया हो कि अभी जैसे हम बैठे हैं, खा रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, ऐसा पहले कभी हुआ है, पर कब हुआ है वो याद नहीं आ रहा है। तो क्या होता है ना कि हमने वो कभी ना कभी ड्रीम में देखा होता है, सपने में देखा होता है हमने, हमको याद नहीं आता है वो चीज़। वो ऐसे सपने होते हैं जो हम हमेशा ही भूल जाते हैं। तो क्या है ये, हमारे माइंड में इतनी पावर है कि वो फ्यूचर देख रहा है, फ्यूचर ही तो देख रहा है। वो इतनी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं आए दिन की रोज़मर्रा की, हमको एहसास ही नहीं होता। हमको 2 मिनट तो लगता है कि ऐसा पहले कभी हुआ, फिर हम आगे बढ़ जाते हैं। हमने कभी उस नज़रिए से देखा ही नहीं कि ये जो पास में हमने सपने में देखा था, वो आज हमारे हकीकत में हमारे हो रहा हाँ, है। हमारे दिमाग ने हमें फ्यूचर दिखा दिया। अब आप अगर एस्ट्रोलॉजर्स को देख ले, वो कैसे प्रिडिक्शंस करते हैं, उनके माइंड में इतनी पावर है, वो फ्यूचर देख के बता रहे हैं आपको। अभी आपने भानगढ़ किले की बात की, हमारे बगल में है वृंदावन। अच्छा। वहाँ पे निधि वन है। वहाँ की बहुत सारी रहस्यमय घटनाएं हैं कि रात के बाद में वहाँ पे नहीं जाना चाहिए। जो लोग वहाँ पे रुके हैं रात में, उनके साथ बहुत अनहोनी घटनाएं हुई हाँ, हैं। अजीब अजीब, किसी को दिखना बंद हो बंद गया हो या कोई गया। पागल हो गया, सुना है मैंने। वहाँ की एनर्जी कैसी है? पॉजिटिव एनर्जी? क्योंकि वहाँ पे बोला गया है कि भगवान कृष्ण ने राधा मैया से बोला था कि हम डेली आएंगे यहाँ पे। वो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे भी कृष्ण वो लोग भगवान आते नृत्य हैं, करने आते हैं। और वहाँ पे सबसे अनहोनी घटनाएं हैं कि वहाँ के जितने पेड़ हैं हाँ, वो सब उनको जमीन पे लेटे गोपिया हुए। गोपिया कहा जाता है। तो क्या है, वहाँ की जो एनर्जी है वो पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है, जो लोग रुक के देखने की कोशिश की हैं, उनके साथ इतनी बुरी घटनाएं क्यों हुई? वहाँ देखिए, एक तो जो आप मंदिर साइड जाएंगे तो वो तो पॉजिटिव एनर्जी है, और अगर आप उधर साइड जाएंगे तो वहाँ इतने हादसे हो चुके हैं कि उधर पॉजिटिव नहीं हो सकता ना। बोला गया ना कि गॉड का बिलीव है। आपको क्या लगता है, आप कितनी हाई पावर एनर्जी को देख सकते हो? अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक बड़ी मैं तो इंटरेस्टिंग एनर्जी में बिलीव ही नहीं रखता हूँ ना, सबसे बड़ी बात तो ये अच्छा है। ठीक है, मैं आपको एक बढ़िया एग्जांपल देती हूँ, उससे आप कनेक्ट कर पाओगे। आपने कभी गांव में या इधर उधर देखा है कि लोग पूजा पाठ करते हैं और लोग कहते हैं माता आ गई अंदर? सही बात है। ये सुना होगा आपने। तो आप बताइए, आपको लगता है कि माता आ सकती है अंदर? कोई अपने आप को इतना हार्म कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत अपने आप को हार्म करते हैं। मैं 1-2 मंदिर में भी गया हूँ, वहाँ पे लोग अपने आप को बहुत हार्म करते हैं। बाद में पता नहीं उनका क्या होता है, मुझे तो नहीं पता, बट उस टाइम पे जितना वो मार खाते हैं ना, तो इंसान मर भी सकता है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वो तो साइकोलॉजिकल है, क्योंकि एक इंसानी बॉडी में इतनी पावर ही नहीं है कि वो गॉड जैसी डिवाइन एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर कैरी कर ले। अगर कोई इंसान भगवान जितनी सुप्रीम एनर्जी को अपने अंदर कैरी करने की कोशिश करेगा तो उसकी बॉडी फट जाएगी। हम जो हैं भगवान, मतलब मान लीजिए भगवान एक सुप्रीम पावर, एक एनर्जी है, एक सुप्रीम डिवाइन एनर्जी है, उसके छोटे छोटे अंश हैं, छोटे छोटे टुकड़े हैं हमारी सोल, छोटे से टुकड़े हैं हमारी सही सोल, बात है। जिसके चलते ये शरीर जिंदा है। जिस दिन आत्मा निकल जाती है हमारे शरीर से, हमारा शरीर मर जाता है। तो उतनी डिवाइन एनर्जी को हमारी बॉडी कैरी कर ले जाए, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो तो साइकोलॉजिकल मामला होता है। रही बात वृंदावन की, तो मैं वहाँ गई नहीं हूँ, तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है वहाँ का। बाकी तो साइकोलॉजिकल हो सकता है और एनर्जी भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी इतने सारे हादसे हो गए कि हो सकता है लोग रात को डर से ही उनको लगता हो कि हमारे साथ कुछ अजीब हो रहा है, और पूरी रात उस सुनसान जंगल में अकेले गुजारने के बाद उनको सुबह तक हो ही जाता है। वहाँ की मिट्टी पे भी रिसर्च हुआ है, पेड़ों को लेकर के, कि पेड़ क्यों लेटे हुए हैं। मिट्टी पे भी रिसर्च हुआ है, तो ऐसा कुछ निकला नहीं, नॉर्मल है चीज़ें, फिर भी वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है। नेक्स्ट टाइम मैं पक्का जाके एक्सपीरियंस करूँगी। आजकल इंटरनेट पे मैनिफेस्टेशन के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही हैं, इसमें आपका बिलीव है? बिल्कुल बिलीव है, मैंने खुद लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की हैं। मैनिफेस्टेशन के बारे में जैसे अभी मैंने आपको बताया, लोग सोचते हैं कि पहले तो लोग बिलीव नहीं करते, और जो लोग करने लगते हैं उनको लगता है कि अब तो बिल्कुल हैरी की वॉन्ड आ गई है हाथ में, अब तो वोल्डेमॉर्ट को मार के मानेंगे हम। मतलब लोग सोचते हैं हमें कोई जादू मिल गया है। जी। लोग ये नहीं समझते कि मैनिफेस्टेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा से था, बस आपको मालूम नहीं था। अब इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में बिलीव है नहीं है, मालूम है नहीं है, वो तो चलता ही रहता है, जैसे हम सांस लेते रहते हैं। आपकी फ्रिक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन बाहर निकलती ही रहती है, वो सिमिलर चीज़ों को अट्रैक्ट करती ही रहती है। अब इससे फ़र्क नहीं पड़ता आपको मालूम है कि नहीं मालूम है। और रही बात जहाँ तक मैनिफेस्टेशन की, मैं ये बिलीव करती हूँ कि मैनिफेस्टेशन एक जर्नी है।
अगर आप कुछ मांग रहे हो तो आप इस चीज़ के लिए तैयार हो कि मैनिफेस्टेशन इज़ लाइक जीपीएस। वो आपको रास्ता और डेस्टिनेशन बताएगा कि ये आपका गोल है, लेकिन आपको घर से बाहर निकल के अपनी गाड़ी निकाल के ड्राइव करके आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। लोग एक्शन ही नहीं लेते। अब मान लीजिए कि किसी ने डिसाइड किया कि मुझे ये गोल अचीव करना है, उसने सब लिख लिया, सारे अच्छे से विजुलाइज कर लिया, सारे अफर्मेशंस लिख लिए, कंटिन्यूसली सोच लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ नहीं। तो फिर उसको हो गया क्यों नहीं हुआ? क्योंकि भाई आपने सब किया लेकिन आपने एक्शंस नहीं लिए। जब आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, आपको अलग अलग चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आप जर्नी पे आगे बढ़ने का नहीं सोचोगे तो कैसे चलेगा? मतलब मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस था ना, उसमें ये था कि यूनिवर्स की चीज़ें बहुत अजीब होती हैं। अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको ऐसे अलग अलग रास्ते मिलेंगे कि आपका इंसानी दिमाग ये नहीं सोच सकता कि ये चीज़ मुझे कैसे मेरे गोल तक ले जाएगी। पर अगर आप फेथ रखते हो, सबसे पहले तो आपको इस जर्नी पे फेथ रखना होता है कि आपको नहीं पता है कि आप कैसे पहुंचोगे। मतलब ये तो ऐसा है कि आप एक अंधेरे रास्ते पे चल रहे हो, आपकी गाड़ी की फ्लैशलाइट जहाँ तक पहुंच रही है आपको वहीं तक दिखेगा। दिख रहा है। धीरे धीरे आप आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको आगे दिखते चला जाएगा। लेकिन आप सोचोगे कि आपको लखनऊ में बैठ के आगरा का पॉइंट दिख जाए, तो वो नहीं होने वाला है। आपको ये कभी, मतलब मैंने तो हमेशा ये महसूस किया है कि यूनिवर्स के तरीके इतने ज़्यादा अलग होते हैं कि आप कभी एज्यूम भी नहीं कर सकते कि हमने इस तरह नहीं सोचा था, पर चीज़ें हो गई। अब जैसे मैंने ये अपने बुक पे भी लिखा है कि जब मैं बहुत छोटी थी तो मुझे एक एक्टर पे बड़ा क्रश था। मुझे उसका नाम नहीं पता था, मैंने उसको सिर्फ टीवी में देखा था। वो अचानक आपसे मिल गई। हाँ, मैं मिली हूँ उससे। मुझे उसका नाम ही नहीं पता था। मैं बस उसको, क्योंकि वो आपने बुक में भी नाम मेंशन नहीं किया है, कौन सी एक्टर थी? मैं नहीं करूँगी। तो क्या है कि मैं आपको डेली सोप का नाम बता देती हूँ। जब मैं छोटी थी तो महाराणा प्रताप नाम का एक डेली सोप आता था और मैं बड़ी इम्प्रेस थी। शूरवीर, वीर योद्धा, और कितना इम्प्रेसिव। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें आसपास तो ऐसा देखने को मिल नहीं रहा होता है, जो दिखता है उसी से बड़े फैसिनेट हो जाते हैं। तो मुझे वो देख के बहुत पसंद आ गया था कि अरे वाह, कितना वीर योद्धा है, वीर राजपूत। और मुझे नाम भी नहीं पता था। और कुछ सालों बाद जब मैं उससे मिली तब मुझे एहसास हुआ कि मैं उसको मैनिफेस्ट कर रही थी, और मुझे तब भी नहीं पता चला। तभी मैं बहुत छोटी थी जब मैं उससे मिली थी। उसके कुछ सालों बाद जब मुझे बुक्स पढ़ने का शौक चढ़ा, मैंने पढ़ना वरना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि मैंने तो उसको मैनिफेस्ट कर लिया था। मुझे पता ही नहीं था, तब भी नहीं पता था जब मैं उससे मिली कि मैंने उसको मैनिफेस्ट कर लिया है। ऐसा हो जाता है कि पता होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ के बारे में सबसे ज़्यादा सोचते हो, मैं सबसे ज़्यादा सोचती थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और मुझे पता ही नहीं था कि मैं उससे एक दिन मिलूंगी। एक होता है माइंड रीडिंग, लोग माइंड रीड करते हैं। इंटरनेट पे भी बहुत सारे लोग हैं जो माइंड रीड कर रहे हैं, लाइक दैट कि मैं तो बाबा बागेश्वर नाथ की अगर बात करें तो मैं उसको भी माइंड रीडिंग मानता हूँ। स्टेज पे वो करते हैं, और माइंड रीडिंग एक मैजिक है। सुहानी शाह हिज मैजिशियन, वो ऑलरेडी इंटरनेट पे इसके बारे में पूरा डिस्कस भी कर चुकी हैं। माइंड रीडिंग कैसे पॉसिबल है? किसी के दिमाग में क्या चल रहा है सामने वाला बता देता है, कैसे पॉसिबल है? आपके थॉट्स एक वाइब्रेशन है और सामने वाला जो पकड़ रहा है वो आपकी फ्रिक्वेंसी है। कोई भी पकड़ सकता है जिसने अपने आप को इसमें मास्टर कर लिया हो। अब ये टैलेंट हर किसी में नहीं है, थोड़ा बाय बर्थ हो सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि इंसान को अपने आप को इसे मास्टर करना पड़ता है। या तो आपने बहुत ज़्यादा मेडिटेशन किया हो, क्योंकि कहीं अगर आप किसी जगह पे पहुंच के खड़े हो तो आपने कहीं से तो शुरुआत की होगी। अगर उन लोगों के भी आप इंटरव्यूज़ देख लें, उनसे भी कभी लें उनका इंटरव्यू, तो ज़रूर उनसे पूछिएगा उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी। क्योंकि जहाँ वो पहुँचे हैं वो एक दिन में नहीं पहुँचे हैं, या कोई जादुई ताकत नहीं आ गई है उनके अंदर। उन्होंने वहाँ तक पहुँचने के लिए खुद को बहुत मेहनत की होगी, तब वो उस स्टेज पे पहुँचे हैं कि उनमें इतनी पावर है कि उन्होंने अपना दिमाग इतना शांत कर लिया है कि वो सामने वाले के दिमाग की फ्रिक्वेंसी पकड़ ले रहे हैं। इसी वजह से वो जान पा रहे सामने वाला क्या सोच रहा है। अच्छा, ये लर्निंग प्रोसेस है, इंसान धीरे धीरे सीख लेता है, या गॉड से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? दोनों चीज़ होती है कि आप मान लीजिए आपको थोड़ा सा गॉड से मिल गया है, लेकिन अब आपके अंदर चाह है कि नहीं मैं तो खुद को बनाऊंगा, तो आप अचीव कर लोगे। अभी इस बात से ना मुझे एक बात याद आई कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि स्वामी विवेकानंद को एक मॉन्क के बारे में पता चला था।
जो माइंड रीड कर लेते थे। तो उनको उनके फ्रेंड्स को बड़ा इंटरेस्ट आया कि भाई ऐसा कैसे हो रहा है, हम भी चल के चेक करते हैं। तो ये क्या होता है ना, यंग एज में इंसान को बड़ी एक्साइटमेंट होती है लोगों को कि चलो एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, चेक करके देखते हैं क्या होता है। तो वो लोग गए, तो वो मॉन्क ने उन लोगों को एक पेपर दिया, कहा कि इसको फोल्ड करके अपने पॉकेट में रख लो, अभी नहीं देखना। तो उन लोगों ने कहा ठीक है भाई, रख लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अब तो मैं तुम लोगों से दूर बैठा हूँ, अब तो मैं पेपर छू नहीं सकता हूँ, अब तुम लोग दिमाग में सब लोग एक एक लाइन सोच लो। तो उन लोगों ने सोचा कि अब आई है टेस्ट की बारी, अब तो हम इतना डिफिकल्ट सोचेंगे कि सामने वाला गेस ही ना कर पाए। तो सबने, एक ने संस्कृत का डिफिकल्ट श्लोक सोच लिया, एक ने जर्मनी की एक लाइन सोच ली, सबने अलग अलग लैंग्वेज में बहुत डिफिकल्ट बातें सोची। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी देर बाद सबको बुलाया, आओ। फिर उन्होंने कहा कि अब एक एक करके मैं सबको बताऊंगा कि तुमने क्या सोचा था। फिर उन लोगों ने एक एक करके अपने पॉकेट से पेपर निकाला और वही लाइन लिखी थी। तो सब बड़े हैरान हो गए कि कहीं हमारा पेपर बदल दिया, क्या हुआ। लेकिन ये तो पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि उन्होंने तो पेपर टच ही नहीं किया, उन्होंने पेपर देके भेज दिया था कि दूर बैठो। तो ये क्या है, वो इतनी माइंड पावर है कि वो ये फ्रीक्वेंसी पकड़ ले रहे हैं कि इनका माइंड क्या सोचने वाला है। कि मतलब इंसान यहाँ तक भी सोच लेता है कि इंसान सामने वाला क्या सोचने वाला है फ्यूचर में। फ्रीक्वेंसी पकड़ लेता है सामने वाले की। क्या ये पॉसिबल है इंसान को अपना फ्यूचर पहले पता चल जाए? ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, प्रोफेसीज़ के बारे में। तो लोग मुझसे अक्सर कर पूछते हैं कि तुम प्रोफेसीज़ के बारे में क्या सोचती हो, तुम्हें कितना भरोसा है प्रेडिक्शंस पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा हेविली अपनी टैरो रीडर पे रिलाई करती हूँ। मतलब एक टाइम तो ऐसा था जब मैं दुखी थी, तो मैं उसी की वजह से खुश होती थी, क्योंकि वो मुझे बताती थी कि फ्यूचर में ये तुम्हारा अच्छा होना है। तो मैं उस पर बड़ा ट्रस्ट करती थी। तो मेरे फ्रेंड्स जो नया नया सुन रहे थे कि अच्छा ये क्या होता है, ये क्या होता है, तो मुझसे पूछते थे। तो टाइम के साथ ना मैंने ये चीज़ सीखी कि जितनी भी प्रेडिक्शंस और प्रोफेसीज आपके बारे में हो रही हैं, वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। वो ऐसा नहीं है, पत्थर की लकीर नहीं है कि वो हो ही जाएगा, पर हाँ वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अब मान लीजिए किसी ने आपके बारे में प्रेडिक्शन की कि आपने कोई बहुत डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम क्रैक कर लिया और एकदम 100% हो ही जाएगा। अब आप बहुत खुश हो गए कि अरे वाह क्या बात है, अब तो कोई दिक्कत पढ़ने की ज़रूरत ही क्या है, सारी बुक्स कोने कर दी। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है एग्ज़ाम पास हो जाएगा? नहीं। हो ही नहीं सकता। हाईएस्ट पॉसिबिलिटी का मतलब ये हो सकता है कि आपको मतलब जब आप पेपर खोलोगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चंस मैंने पढ़े थे। अगर आप नहीं पढ़ते हो, आप एक्शन नहीं लेते हो, डेस्टिनी के साथ साथ, प्रेडिक्शन के साथ साथ आपका एक्शन भी चलता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हो, अपनी पढ़ाई को एकदम इग्नोर कर देते हो, तो प्रोफेसी कभी सच नहीं हो पाएगी। हाँ आप पढ़ के जाते हो, अपनी तरफ से कोशिश करते हो कि मेरे बारे में इतनी अच्छी प्रेडिक्शन हुई है तो मैं अपनी तरफ से 100% दूंगा, तो मेरा बढ़िया सा हो जाएगा। तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि एग्जाम में वही क्वेश्चन आ जाए जो आप पढ़ के गए थे। जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसका मूड बहुत बढ़िया था, उसे सब में टिक मार के फुल मार्क्स दे दिए। इसको कहते हैं प्रोफेसी सच होना। उसके साथ आपके भी एक्शंस होते हैं। अब मान लीजिए कि आपके बारे में ऐसी कोई प्रिडिक्शन की जाए जो आपको पसंद ना आए, तो आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल दो, वो कभी सच नहीं हो पाएगी। ओके। ऐसा होता है, वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है। अनुष्का, आजकल एक टर्म चल रहा है, 24 घंटे अगर हम काम नहीं कर रहे हैं तो हम पीछे छूट जाएंगे। अपने लिए 10 मिनट भी टाइम ना निकाल पाना, ये कितना सही है? बहुत गलत है। पहले तो इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप प्रोडक्टिव बनना चाहते हो, आप चाहते हो कि लाइफ में आप सक्सेसफुल बनो, अपना बेस्ट दो, तो सबसे पहले आपको खुद को रिचार्ज करने की ज़रूरत है। मतलब अगर आप खुद को ही रिचार्ज नहीं कर रहे हो और अपने आप से इतने सारे काम ले रहे हो तो कैसे चलेगा। तो इंसान को अपने आप को रोज़, मतलब मेरी एक हैबिट है कि सुबह उठ के मुझे वॉक करना ही करना है, थोड़ी देर डीप ब्रीथ करना ही करना है। मैं मतलब उतना मेडिटेशन तो नहीं कर पाती हूँ, पर मुझे डीप ब्रीथिंग बहुत, मतलब ऐसा होता है ना, बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट फील होती है। और मुझे उसके बाद बुक रीडिंग की हैबिट है। मतलब जिस दिन भी अगर मैंने रीड नहीं किया है तो वो मेरा गिल्ट है उसके बाद, कि आज का दिन कैसे चला गया और मैंने कुछ किया नहीं, मैंने कैसे पढ़ा नहीं आज। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे लिए। तो मतलब मैं ये मानती हूँ कि अगर आप खुद को रिचार्ज नहीं कर रहे हो और आप कंटिन्यूसली काम करते चले जा रहे हो, तो आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हो। आप कोई रेस जीत ही नहीं सकते जब आपकी कंडीशन ही ऐसी नहीं है, आपने अपने आप को इतना हेल्दी नहीं बना रखा है। इंसान को अपनी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ सब पे ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और अगर इंसान सोचता है कि सिर्फ वो भाग के रेस दौड़ लेगा, सिर्फ काम करके रेस दौड़ लेगा, तो आप आधी रेस में लुढ़क जाओगे, क्योंकि आप अपना ध्यान नहीं रख रहे हो। एम्बियंस के चक्कर में लोग अपने मेंटल पीस को ही हाँ, भूल जा रहे हैं। बिल्कुल भूल जाते हैं।
ये तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखो। जब तक आप अपने आप का ध्यान, मतलब मैं मानती हूँ कि आपकी बॉडी वो वेसल है जो आपकी सोल को कैरी करके बैठी है। आप उस वेसल का ध्यान नहीं रखोगे, सोल आपको छोड़ के चली जाएगी, फिर भागते रहना आप, कोई फ़ायदा नहीं होगा। आज के टाइम में एक इंसान अपने एम्बियंस के साथ साथ अपने मेंटल पीस दोनों पे कंट्रोल कैसे बना के रखे? बैलेंस मेंटेन रखना तो सबसे बड़ी चीज़ है, इंसान को सीखने की ज़रूरत है। और जिसने इस पे मास्टर कर लिया ना कि दोनों के बीच में बैलेंस कैसे मेंटेन रखना है, टेम्परेंस बनना पड़ता है इसमें। तो टेम्परेंस एक कार्ड होता है टैरो में। तो बेसिकली मैंने एग्जांपल दिया कि आपको टेम्परेंस बनना पड़ेगा कि आप दोनों में इक्वल बैलेंस कर सकते हो। आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर आपने अपने आप को रिचार्ज कर लिया है सुबह, अब कैसे भी हो सकता है कि किसी को वॉक करके अच्छा लगता है, किसी को मेडिटेट करके लगता है, जैसे भी आपको अच्छा लगता हो, लेकिन आपने अपने आप को रिचार्ज किया है। उसके बाद जो आप अपने आप बेस्ट काम दे सकते हो वो ऐसे नहीं दे सकते हो कि मान लो आपने आधी रात तक रील स्क्रॉल की, सुबह आप देर तक सोते रह गए, फिर आप किसी तरह भागे हो फिर अपने काम पे। तो ऐसे तो आप अपने आप को कितना ड्रेन कर रहे हो। ऐसे तो आप किसी भी दौड़ में नहीं जीत सकते। दौड़ ही तो मान रहे हो ना आप इसको। दुनिया उन लोगों को बहुत कमज़ोर मान लेती है जो जल्दी से रो पड़ते हैं। क्या इमोशनल होना इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी है? कमज़ोरी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप में इतनी पावर है कि आप अपनी फीलिंग्स को महसूस करने की क्षमता रखते हो, एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हो, मानते हो कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं होता कि आपके लाइफ में जो भी अप डाउन चलते जा रहे हैं, लेकिन आप अपने ऊपर, जैसे कि एक टाबू मर्दों पे लगा दिया जाता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, तो ऐसा तो नहीं होता ना। उनको भी रोना आता है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी बुरा लगता है। तो ये एक बहुत ही मतलब गलत चीज़ है जो इंसान सोचता है कि सेंसिटिव इंसान कमज़ोर है। सेंसिटिव इंसान में इतनी स्ट्रेंथ है कि वो उस चीज़ को, उस फीलिंग को, उस स्ट्रगल को एक्सेप्ट कर रहा है जो उसकी लाइफ में चल रहा है, जो कि सभी की लाइफ में होता ही रहता है। और रही बात रोने की, तो जो इंसान रो नहीं रहा है वो अपने सीने पे एक बहुत भारी सा पत्थर रख के बैठा है और वो सांस नहीं ले पा रहा है। मतलब मैं सच बताऊं, जब मतलब एक टाइम पे जब मैं अपनी लाइफ में डिप्रेस थी, परेशान रहती थी, तो अगर मैं रो लेती थी तो थोड़ा लाइट हो जाता था। लेकिन अगर आप नहीं रो रहे हो, आपके अंदर भरता चला जा रहा है, तो मुझे जो फीलिंग आती थी ना वो ऐसी होती थी कि एक भारी सा पत्थर है, उसको वो मेरे सीने पे रखा हुआ और मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, वो फीलिंग होती है। और रोना मतलब अपने आप अपने अंदर से बाहर निकाल रहे हो। जैसे कि मैंने, मतलब ये आपने सुना भी होगा कि एक हॉस्पिटल में लिखा था, अगर दिल खोल लिया होता यारों के सामने तो हमें ना खोलना पड़ता औजारों के साथ, ऐसा कुछ था। तो अगर आप अपना दिल नहीं खोलते हो तो फिर वो औजारों से खुलेगा। तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर आप रोने का मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स को, वो दर्द जो आपके अंदर भरा हुआ है, आप उसको ओवरफ्लो करके निकाल दे रहे हो बाहर। वो निकालना बहुत ज़रूरी है। जो लोग ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं, जिनको बाद में बहुत प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, वो वही लोग होते हैं जो रोते नहीं हैं, क्योंकि आपके अंदर भरता ही चला जा रहा है। किसी दिन तो फट जाएगा, उसको निकालना बाहर बहुत ज़रूरी होता है। तो रोना कहीं से ही वीकनेस नहीं है। आप में इतनी हिम्मत है कि आप जो फील कर रहे हो आप उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हो। आपने अपने बुक में लिखा है कि आप भी काफ़ी इमोशनल रही हैं। अपने इमोशन के बारे में आपने बुक के हर चैप्टर में कुछ ना कुछ मेंशन किया है। मैं अभी भी इमोशनल हूँ, मैं पहले भी इमोशनल थी। अगर मैं दुखी हो जाती हूँ तो मैं सबसे पहले अपनी कज़न को फ़ोन मिलाती हूँ और मैं अपना सारा दुखड़ा गा देती हूँ। और वो सामने होती है तो मैं रो भी लेती हूँ। मतलब मैं, हो सकता है कि मैं, मतलब टाइम के साथ मैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ, लेकिन स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये नहीं कि अभी मुझे इमोशंस फील नहीं होते हैं। अगर मुझे होते हैं तो मैं उनको निकल जाने देती हूँ। बाहर वालों को लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हूँ, सब कुछ है, लेकिन जो मेरा इनर सर्किल है उनको पता है कि मैं कहीं ना कहीं रोंदू हूँ। मैं रो लेती हूँ जब मैं परेशान होती हूँ। तो उसमें तो मैं ये मानती हूँ कि मेरी जो लाइफ की जर्नी थी ना, वो तब मेरा चेंज होनी शुरू हुई है जब मैंने अपनी सेल्फ वर्थ समझी है कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ, मेरी भी कोई वैल्यू है और मैं भी अपनी लाइफ को बेहतर बना सकती हूँ। और सेंसिटिव होना तो मैं सबसे बड़ी ब्लेसिंग समझती हूँ कि मेरे पास इतनी पावर है, मेरे पास इतनी एहसास करने की क्षमता है कि मैं महसूस कर पा रही हूँ। मैंने देखा है कि जो लोग काफ़ी इमोशनल होते हैं उनका पेट के साथ एक अलग ही लगाव होता है। हाँ, वो तो है। एक पेट बोल भी नहीं पा रहा है, उसके साथ इंसान अपना एक अलग कनेक्शन बना लेता है। आपने भी अपनी सेल्फ हीलिंग के प्रोसेस में लिखा है कि आपके सेल्फ हीलिंग में पेट का बहुत बड़ा रोल रहा है। बहुत बड़ा।
मतलब लाइफ में मैं ये मानती हूँ कि ये तो डॉक्टर्स भी कहते हैं कि अगर आप डिप्रेशन में, आप परेशान हो, आप तुरंत एक पेट अडॉप्ट कर लो। वो आपको चैन से जीने ही नहीं देगा, वो पूरा टाइम आके आगे पीछे घूमेगा। मतलब ये ऐसा होता है ना कि आप आजकल नोटिस करते होंगे, लोग पेट को अपना बच्चा मानने लगते हैं हम्म। कि ये तो हमारा बच्चा है, हमको और किसी बच्चे की ज़रूरत नहीं है। तो पेट आना ना लाइफ में एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। एक और थ्योरी अगर आपने कभी सुनी होगी, पेट जो आपकी लाइफ में आता है ना, उसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में आना चुना है पैदा होने से पहले, तभी वो आपकी लाइफ में आ पाया है। अगर आपकी लाइफ में पेट है तो आप बहुत बहुत ज़्यादा लकी हो। हम्म। उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा खुशी देती है। मतलब जब मेरी लाइफ में मेरे पेट्स आए, उसके बाद से तो मैंने खुश रहना शुरू किया। उससे पहले तो मैं बहुत डिप्रेस रहती थी। उनकी प्रेजेंस मतलब 24/7 वो मेरे साथ है। मेरा डॉगी मेरे बेड पे मेरे साथ ही सोता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। अगर मैं नहीं हूँ, बाई चांस मैं नहीं हूँ अपने सिटी में, तो फिर मुझे घर से फ़ोन आता है, वो पूरे घर में तुमको ढूंढ रहा है। फिर हम्म। थोड़ी देर में वो हू हू करके रोना शुरू करता है। तो वो वैसा बॉन्ड हो जाता है कि इंसान को ना जब एम्पैथी किसी से नहीं मिल पाती, तो वो जो उसको उसके पेट से मिलती है। पेट आपको बिना किसी कंडीशन के प्यार कर रहा है। उसकी कोई कंडीशन नहीं है कि मुझे ये दोगे, वो दोगे, वो दोगे, तब मैं प्यार करूंगा। आप कोई भी दुखी इंसान है, आप उसको पेट दे दो, वो एक हफ्ते में सही हो जाएगा। पहले तो उसको बहुत मेहनत करनी पड़ रही होगी उस पेट के पीछे, क्योंकि वो एक न्यू बॉर्न बेबी जैसा होता है और आपको बहुत केयर करनी पड़ती है उसकी। आपको टाइम नहीं मिलेगा दुखी होने का। बाकी आपको उससे इतना ज़्यादा अनकंडीशनल लव मिल रहा होगा जो आपको किसी से नहीं मिला होगा। आप अपने आप ही खुश हो जाओगे, आपके अंदर जीने की इच्छा जाग जाएगी। अगर मैं नहीं जिया तो कौन इसको खाना देगा, कौन इसको नहलाएगा, कौन इसकी केयर करेगा, क्योंकि जान तो वही फिर उस पेट में बसने लगी है। आजकल के टाइम पे लोगों के अंदर पेशेंस इतना कम हो गया है कि वो अपने रिलेशन से भी बहुत जल्दी मूव ऑन कर लेते हैं। इंसान का टेम्परामेंट थोड़ा सा बिगड़ गया है। पहले के रिश्ते जो होते थे ना, वो कमिटमेंट से चलते थे। जी। मैं मैरिड तो नहीं हूँ, पर मैं इतना समझती हूँ कि मतलब इंसान का कोई भी रिश्ता हो ज़िंदगी में, स्पेशली कपल्स वाला रिश्ता, शादी वाला रिश्ता, वो कमिटमेंट से चलता है। हम्म। और अगर उस रिश्ते में प्यार भी हो तो ज़िंदगी का सफ़र आसान हो जाता है। तो ओके। इंसान के अंदर कमिटमेंट पावर इतनी कम हो चुकी है। पहले तो ना मुझे ये फील होता है कि आजकल कपल होने का, रिलेशनशिप में होने का रीज़न प्यार छोड़ के सब हो जाता है। कूल दिखना है, सबके पास बॉयफ्रेंड है। अब मेरी फ्रेंड है, उसका छोटा भाई है, वो अभी सिर्फ 9th-10th में है और वो बहुत मतलब दुखी रहता है क्योंकि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। उसको पूरे क्लास में बच्चे सब चढ़ाते हैं, हम्म। इसको तो कोई पसंद नहीं करता, मतलब कोई पसंद नहीं करी इसको, बेचारा। हम्म। तो मेरे मन में आता है, बेचारे छोटे छोटे बच्चे इस प्रेशर को अपने दिमाग में लेके बैठे हैं कि उनके बारे में उनकी इमेज खराब हो चुकी है क्योंकि कोई उनको पसंद नहीं कर रहा। इवन वो इतने छोटे हैं कि अभी वो ये चूज़ भी नहीं कर सकते कि उन्हें क्या पसंद है। वो इतने इनमेच्योर है अभी, पर उनको गर्लफ्रेंड बनानी है। सबको सबको गर्लफ्रेंड बनानी है, क्योंकि भाई अगर हमारे पास गर्लफ्रेंड नहीं होगी, कितनी इमेज खराब हो जाएगी। लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में कि बेचारा इसकी, ये तो या तो इसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है, ये कूल नहीं है, कोई इसको पसंद नहीं कर रहा। तो आधे सारे लोग तो इसी प्रेशर में किसी को भी चूज़ कर लेते। भाई ऐसा ना लगे कि हमको कोई पसंद नहीं करता, ये सीन नहीं होना चाहिए। आप लंबे टाइम तक दोस्त रह सकते हो, आप सोच समझ सकते हो। सोच समझने के बाद इंसान को लाइफ में किसी को चूज़ करना चाहिए। और मुझे लगता है ना, जब इंसान टाइम लेके, जैसे कि मान लीजिए कि कोई आपका लॉन्ग टाइम फ्रेंड है, वो आपको पसंद कर रहा हो, लेकिन आप टाइम लेना चाहते हो कि आप 100% श्योर हो जाओ। मेरे हिसाब से तो बार बार ब्रेकअप करने से बेहतर होता है कि आप दोस्त रहो लंबे समय तक। रिश्ते भी खराब नहीं होते, हम्म। इससे ये भी नहीं होता ना कि ब्रेकअप के बाद रिश्ते खराब हो जाते हैं। पर लेकिन अगर आप दोस्ती रहते हो तो वो लाइफ लॉन्ग चीज़ होती है। इंसान को टाइम लेना चाहिए, सोचना समझना चाहिए कि हाँ, हमें सामने वाला 100% पसंद है। उसके बाद जो आप एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हो ना, वो लाइफ टाइम चलाना चाहिए। ओके। ऑप्शन की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप एक बार में वो चीज़ सेलेक्ट करोगी जिसकी आपको ज़रूरत है, तो आपको ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो तो तब होता है ना जब जल्दीबाजी में नहीं नहीं हमको भी दिखाना है, सबकी तो इतनी सारी गर्लफ्रेंड हो गई, इतने सारे बॉयफ्रेंड हो गए, लोग गिनती में बता रहे हैं कि हमारे तो इतने थे, हमारे तो उतने थे, हमारा तो कोई नहीं, हम तो लल्लू लग रहे हैं। ये सीन हो जाता है आजकल। तो मैं तो सिंगल रहना बहुत प्रेफर करती हूँ। मैं खुश रहती हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, इंसान जब अपनी खुशी को सबसे ऊपर समझता रखता हाँ, है तो लोग उसको सेल्फिश समझ लेते हैं।
नहीं, ये बिल्कुल नहीं है। अब मान लीजिए कि आपने अपना कप फ़िल नहीं किया है और आप दूसरे को देने की कोशिश कर रहे हो, तो क्या दोगे? पहले अपने आप को तो फ़िल करो, तभी तो आप दूसरे को दोगे। इंसान को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने बारे में सोच रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, तो उसमें कहीं भी सेल्फ़िश नहीं है। अगर आपने अपना ध्यान पहले नहीं रखा है, तो आप दूसरे का नहीं रख सकते हो। ये इंसान को बहुत ज़्यादा ये चीज़ समझने की ज़रूरत होती है। बट इसमें ना एक ऐसा होता है कि इंसान सामने वाला हमेशा यही सोचता है ना कि उसको हमेशा अपनी लगी रहती है, वो हमेशा अपने बारे में ही सोचता रहता है, वो कभी दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं है। इसलिए दुनिया अपने ढंग से देखता है ना इंसान को। ये तो पर्सपेक्टिव की बात है। पर मैं तो यही मानती हूँ कि अगर आप नहीं अपने बारे में सोच रहे हो, नहीं अपना कर रहे हो, तो आप सामने वाले के लिए कर ही नहीं सकते हो। हम्म। और सामने वाले को भी ये समझने की ज़रूरत है कि अगर कोई थोड़ा टाइम ले रहा है, अपने खुद के लिए टाइम ले रहा है, खुद को थोड़ा टाइम दे रहा है या अपने आप अपनी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर रहा है, मान लीजिए किसी को रीडिंग पसंद हो, किसी को पेंटिंग पसंद हो, इंसान थोड़ी देर वो काम करके आपके पास वापस आ रहा है जो उसको अच्छा लग रहा है, तो वो सेल्फिश नहीं है। सबकी अपनी लाइफ है, सबको मुझे लगता है हर रिश्ते में, चाहे कोई भी लाइफ का रिश्ता हो, सब में स्पेस की ज़रूरत होती है। अगर कोई रिश्ता ऐसा हो ना जिसमें स्पेस ख़त्म हो जाए, तो उस रिश्ते में घुटन होने लगती है। तो ये सबको समझने की ज़रूरत है कि सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी अपनी स्पेस है और सबको थोड़ा टाइम अपने लिए चाहिए ही चाहिए। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान आपके लिए 24/7 अवेलेबल रहे। अब मैं तो, जैसे मैं ऑथर हूँ, तो मैं तो कभी भी 24/7 किसी के साथ नहीं रह सकती। मैं सोचूंगी कैसे? और मतलब लिखने से पहले बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। एक ऑथर की लाइफ कैसी होती है? एक ऑथर की लाइफ ऐसी होती है ना कि वो दुनिया को थोड़ी अलग नज़रों से देखता है। वो हर बात नोटिस करता है। उसके लिए तो दुनिया में हर चीज़ कंटेंट है उसका लिखने के लिए। चारों तरफ ना देखता रहता है कि हाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है। जैसे कभी कोई मुझे जैसे अभी रिसेंटली मैं गई थी साउंड हीलिंग के लिए, तो उन्होंने एक बात बोली, मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैंने कहा मुझे नया कंटेंट मिल गया, तो वो हंसने लगी। उन्होंने कहा बहुत बढ़िया, मैं तो बड़ी खुशी हुई। तो ये होता है कि एक ऑथर हर चीज़ को बड़ी अलग नज़रों से देखता है। ओके। अब एक मेरे कॉलेज में एक लड़की थी, उसको किसी ने कुछ बोल दिया होगा, वो दुखी हो गई, वो थोड़ी सेंसिटिव थी, तो मेरे पास आके रोने लगी। मैंने कहा क्या हो गया? तो कह रही है मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझे पसंद नहीं करता, या लोग सोचते हैं कि मैं मतलब उतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ, या मुझे उतनी इंपॉर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, मैं तो शैडो में रह गई हूँ, लोग थोड़ा मेरे साथ मुझे इन्फीरियर फील कराते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उसको तुरंत बोला कि देखो, अगर जो सामने वाला तुम्हें फील करा रहा है वो उसका रिफ्लेक्शन है, तुम्हारा नहीं है। कोई भी अगर तुम्हारे साथ खराब बिहेव करता है तो वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो खुद में कैसा है। तुम्हें उसके लिए क्यों सैड होना है? तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि तुम अपने आप में अच्छी हो। सामने वाला जैसा भी तुम्हारे साथ बिहेव करके जा रहा है, वो तुम ऐसी हो इसलिए बिहेव करके नहीं जा रहा है। वो इसलिए करके जा रहा है क्योंकि वो उसका खुद का रिफ्लेक्शन है, वो वही दिखा रहा है आपको। तो उसने मुझे एक बात बोली थी उस दिन कि अनुष्का, तुम थोड़ा अलग तरह से सोचती हो। तो मुझे तब से ये बात याद है। तो मुझे लगता है कि मे बी सभी ऑथर्स ऐसा ही करते होंगे कि वो थोड़ा अलग तरह से सोचते हैं। अब चाहे वो क्लास में हमारी प्रोफेसर कुछ पढ़ा रही हूँ या नॉर्मल लाइफ में कुछ हो रहा हो, मेरे अंदर ये एक हैबिट है ना कि मैं हर चीज़ को बहुत ज़्यादा बारीकी से नोटिस करती हूँ। अब ये गुड और बैड साइड दोनों साइड जाता है। ये मेरे लव्ड वंस के साथ भी हो जाता है। मैं बता देती हूँ, मैं भूलूंगी नहीं। देखो मैंने नोटिस मैं कुछ कर ही नहीं सकती, वो मेरी हैबिट है कि मैं सब नोटिस कर लेती हूँ। तो अब नोटिस करने में ये होता है ना कि वो गुड और बैड दोनों साइड जाएगा। अच्छा हुआ तो अच्छा, बुरा हुआ तो फिर तो नहीं भूलने वाली हूँ। मैंने तो नोटिस कर लिया है। ऐसा हो जाता है। तो मैंने यही एक्सपीरियंस किया कि लाइफ में हर चीज़ नोटिस करने की वजह से, मैं सेंस करने की ये जो पावर होती है ना, ये बहुत बड़ा मैं सोचती हूँ गॉड गिफ्ट है कि आप सेंस कर ले रहे हो आपके आसपास क्या हो रहा है। और वही एक ऑथर की राइटिंग में काम आता है, चाहे वो फिक्शन लिखे चाहे वो रियलिटी लिखे। पर फिक्शन भी ना एक तरह की रियलिटी होती है, मैं आपको बताऊँ। उसने अपनी आसपास की कहानियों से एक कहानी गढ़ी होती है ऑथर ने, वही फिक्शन होता है। अब जैसे मैं एक और बात आपको बताऊँ, हिस्ट्री के बारे में क्या होता है ना, लोग सोचते हैं जो हिस्ट्री है वही सच है। पर इंसान को समझने की ज़रूरत है कि हिस्ट्री उस इंसान के हाथ में है जो उस टाइम पावर में है, वो अपने हिसाब से मोल्ड कर सकता है। जो जीता वही लिखा इतिहास अपने हाँ, अकॉर्डिंग। अपने अकॉर्डिंग लिख सकता है। इतिहास पे अगर आप 100% रिलाई करते हो कि हिस्ट्री 100% सच है, तो जितने राजा उस टाइम से होके गए होंगे, सबने हिस्ट्री अपने अपने हिसाब से कहीं ना कहीं मोल्ड की ही होगी। लेकिन सबने अपने अगर हिसाब से हाँ, मोल्ड किया है। अभी मैं मतलब कुछ टाइम पहले बैठा था तो एक लोगों से हमारी भी डिस्कशन चल रही थी कि अगर
अगर बहुत आपने पुराणों की बात करें महाभारत में, अगर इन केस दुर्योधन जीत गया होता और पांडव हार गए होते तो इतिहास दूसरे तरीके से लिखा गया होता। हाँ। तो शायद उस टाइम पे वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा वो उस अकॉर्डिंग लिखते कि जो चीज़ें पॉजिटिव हैं वो सब दुर्योधन के साइड होता। तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको रियल में इतिहास जानना है, किसी पर्टिकुलर टाइम का जानना है, तो उस टाइम के आप सारे फिक्शन पढ़ डालो, क्योंकि फिक्शन को कभी कोई छेड़ता नहीं। इंसान सोचता है ये तो फिक्शन है। फिक्शन उस टाइम के समाज को दर्शाता है, क्योंकि उस टाइम पे उस ऑथर ने जिया है उस समाज में, तो उसकी राइटिंग में तो वो चीज़ आ ही जाएगी जो समाज में वो जी रहा है। तो आपको जानना है तो सारे फिक्शन पढ़ डालो उस टाइम के, पता चल जाएगा कैसा समाज था। बहुत बहुत धन्यवाद।